Good morning, student. Today we are going to discuss Geography chapter 2. जो बचा हुआ टॉपिक है इसका बात करते हैं एशियाटिक चीता। जो हमने पिछले टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो हमारे वहां से फ्लोरा फौना जो धीरे धीरे करके जो है एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। पिछले में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसके आगे हम देखेंगे। थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं कि एशियाटिक चीता जिसकी स्पीड 112 किलोमीटर पर आवर, ये दौड़ने की उसकी स्पीड थी, जो कि 1952 में पूरी तरह से आपके इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। आज के डेट में ये जो स्पेसीज है वो इंडिया में नहीं पाई जाती है। चूंकि कहा यह जाए कि हंटिंग इतने बड़े लेवल पे हुई, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू या फिर हमारे वहां के जो रियासतें थी, उनके राजा महाराजा थे, उनके द्वारा इस लेवल तक हंटिंग की गई कि ये 1952 तक, जब तक हम इस पे विचार करते तब तक ये समाप्त हो चुका था। तो ये चीज ध्यान रखना है कि 1952 में एशियाटिक चीता वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, आज के डेट में इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि 1951 टू 1980 हम बात करें कि 1951 से लेकर के 1980 के बीच में 26,200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। क्या हुआ कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो था वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो गया। और एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट होने के पीछे कुछ कारण रहे हैं। वो कारण क्या क्या है उनको हमें समझना है। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे द्वारा हमारा जो हमें फ्रीडम मिली 1947 के बाद, तो उसमें कहीं न कहीं खाने के लिए व्यवस्था बनानी थी सबके लिए। जो पॉपुलेशन हमारे वहां है, उस पूरे पॉपुलेशन के लिए भोजन की आवश्यकता कहां से पूरा किया जाए, उसके लिए धीरे धीरे हमने क्या किया, डिफॉरेस्टाइजेशन करना शुरू किया। और डिफॉरेस्टाइजेशन का परिणाम ये हुआ कि आने वाले समय में ये पूरा एरिया कहीं न कहीं कन्वर्ट होकर के, जो फॉरेस्टेड एरिया था वो कन्वर्ट होकर के किसमें, ये कन्वर्ट हो गया आपके एग्रीकल्चर लैंड फॉर्म में। केवल उतना ही नहीं है, अगर हम देखें तो केवल हम 1947 के बाद ही इसको कन्वर्ट करना शुरू किए हैं, लेकिन उसके पहले भी बहुत से आपको फैक्टर्स जो नजर आएंगे जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसको एग्रीकल्चर लैंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। उसमें कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज अगर देखा जाए तो जो कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी जो हमारे आजाद होने के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो हम कॉलोनीज थे उनके द्वारा जो बनाई हुई पॉलिसीज थी, वो भी कहीं न कहीं इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रही हैं। और उनके द्वारा इस पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया कि जो फॉरेस्टेड एरिया है वो फॉरेस्टेड ही रहे, बल्कि उन्होंने डिफॉरेस्टाइजेशन बड़े लेवल पे किया। क्योंकि चूंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो चुका था, जो रेलवेज थी वो चल रही थी, इसलिए जो रेलवेज की पटरियां वगैरह बनाने के लिए, बर्थ बनाने के लिए, उसके स्लीपर्स बनाने के लिए जो लकड़ियों की सब कुछ लकड़ी का ही बनता था उस समय। तो जो लकड़ियों की आवश्यकता होती थी, वो जो उनकी नीड थी, वो उसको फुलफिल करने के लिए कहीं न कहीं इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां से डिफॉरेस्टाइजेशन करा करके, जैसे रोजवुड हुआ, मलबरी हुआ, या इस टाइप के जो बहुत ओक हुआ, चेस्टनट हुआ, ये जो आपके प्लांट्स हैं इनको बहुत बड़े लेवल पे डिफॉरेस्टाइजेशन हिमालयन सीरीज से कराया गया, या फिर हम कह लें जी मैंग्रोव फॉरेस्ट से जो आपका, या एवरग्रीन फॉरेस्ट से बहुत बड़े लेवल पे इसका क्या किया गया, डिफॉरेस्टाइजेशन कराया गया। और करा करके वो जो वुड्स थी वो सप्लाई कर दी गई यहाँ से ब्रिटेन। तो कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी जो भी थी वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रही है। दूसरा नेक्स्ट रीजन देखें तो डिग्रेडेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है, या फिर हम कह दें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जैसे असम हुआ, अरुणाचल हुआ, या फिर मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, ये जो आपके रीजन है, इन जगहों पे नॉर्थ ईस्ट डेंस फॉरेस्टेड रीजन रहा है, आज भी डेंसली फॉरेस्टेड रीजन है। लेकिन इन एरियाज में एक चीज देखने के लिए मिलती है कि वहां के लोगों के द्वारा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन अपनाई गई वो कहीं ना कहीं डिग्रेडेड करती चली गई। किसको? हमारे फॉरेस्टेड रीजन को।
और शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं इसको, उस एरिया में जो रीजनल नेम है वो झूम कल्टीवेशन के नेम से या स्लैश एंड बर्न के नेम से जानते हैं, कि एक पूरा एरिया हम लोग क्या करते हैं, उस समय के जो ट्राइबल्स थे उन्होंने क्या किया, उस एरिया में एक बार आग लगा दी, वो जल करके समाप्त हो गया, क्योंकि उस समय आयरन का बहुत बड़े लेवल पे इन्वेंशन हुआ नहीं था। तो इस तरीके से देखा जाए, या फिर जो ट्राइबल्स हैं उनके पास उतने बड़े लेवल पे टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ तो होती नहीं कि हम बहुत बड़े लेवल पे डिफॉरेस्टेशन कर सकें, तो वो स्लैश एंड बर्न यानी कि एक बार जला दिए, जला के उसको राख कर दिया और फिर उसी राख से उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और बढ़ने की वजह से देखा जाए कि उसमें वो एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो ये आपका डिग्रेडेशन हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, जो कि या फिर हम कह दें कि इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, इसको डिग्रेडेट करने में। नेक्स्ट अगला हम टॉपिक देखते हैं, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जो हमारे वहां लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, जैसे एक हम प्रोजेक्ट का नेम बताते हैं, शिव समुद्रम। तो शिव समुद्रम को इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए उधर दक्षिण साइड में या फिर कह लीजिए साउथ इंडिया में बहुत बड़ा एरिया हमने क्या किया, कवर किया। या फिर रिहन प्रोजेक्ट है, इसको अगर लगाया जाए तो लगाया गया था, तो वो भी देखा गया था कि उस समय भी बहुत बड़े लेवल पे हमने क्या किया था, डिफॉरेस्टाइजेशन किया था। तो ये लार्ज स्केल डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए गए या लगाए गए, उनके द्वारा भी ये क्या हुआ, बहुत बड़े लेवल पे डिफॉरेस्टाइजेशन किया गया है। अगली अगर टॉपिक इसमें इन्वॉल्व की जाए तो वो है आपकी माइनिंग। माइनिंग की बात कर लें तो बहुत से ऐसे एरियाज हैं, जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, या छत्तीसगढ़ है, बिहार है, इन जगहों पे बहुत बड़े लेवल, या फिर हम उधर मध्य प्रदेश की बात कर लें, वहां पे आयरन माइनिंग होती है। तो इस टाइप से देखा जाए तो इन प्लेसेस पे भी बहुत बड़े लेवल में माइनिंग की गई, और इस माइनिंग की वजह से हम देखते हैं, माइनिंग की वजह से अगर देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे हमारे सामने ये जो माइनिंग है, इससे बहुत बड़े लेवल पे हमें दिखता है कि डिफॉरेस्टेशन किया गया। क्योंकि अगर आयरन माइनिंग की जाएगी तो भी इसको डिफॉरेस्टेट करना है, कोल माइनिंग करेंगे तो वहां भी आपको डिफॉरेस्टेशन पूरा एरिया करके वहां पे कोल का मटेरियल हम डिपॉजिट करते हैं। इस तरीके से माइनिंग के थ्रू हम देखें कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है किसके पीछे, हमारे डिफॉरेस्टाइजेशन या जो फॉरेस्टेड एरिया है उसको एग्रीकल्चर लैंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर माइनिंग रीजन में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। कहीं ना कहीं ये सभी आपके फैक्टर डिफॉरेस्टाइजेशन की तरफ ही आपको अट्रैक्ट करते हैं या फिर उसी की तरफ ले जाते हैं। अगली बात कर लें तो नेक्स्ट टॉपिक बनता है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन की बात कर लें, आज के डेट में आप देख ही रहे हैं हम लोग 133 करोड़ हो चुके हैं, और ये 133 करोड़ होना मतलब नहीं है, उसका मतलब ये है कि इनको कहां से फूड सप्लाई होगी, और वो अगर फूड ग्रेन सप्लाई नहीं होगी तो वो जिंदा कैसे रहेंगे। तो समस्या ये है कि इनको खिलाने की जिम्मेदारी कहीं न कहीं इसी लैंड फॉर्म पे है, और लैंड फॉर्म तो इंक्रीज हो नहीं रहा है, होने के लिए केवल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो अगर देखा जाए इस पॉपुलेशन को कहीं न कहीं फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, उनका पेट भरना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी फॉरेस्टेड रीजन को हमें कट करके उसको एग्रीकल्चर लैंड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और एट लास्ट वो एरिया फॉरेस्टेड एरिया कम हो जाती है। अच्छा, एक चीज और जानते रहिए इसी से लगा हुआ कि 1951 में जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाए गए थे, उसमें ये प्रोजेक्ट रखा गया था कि कम से कम मिनिमम 33% आपके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% कम से कम फॉरेस्टेड रीजन होना चाहिए। लेकिन आज 2011 के डेटा के अनुसार केवल हम पढ़े हैं कितना, ये पहुंच पाया है 21.5% अभी तक हो पाया है, जो कि जब हम 1947 में या 1951 में जब हमने प्लान बनाया था तो उस समय ये था आपका 17.5 कह लीजिए, या 17 पॉइंट समथिंग था, और 17.5% से ये इंक्रीज हुआ है केवल, जो कि हमने
प्रोजेक्ट ये बनाया था कि इसको 33% हम पहुंचा देंगे, लेकिन आज इतने सालों के बाद यानी कि 70 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं और तब भी आज के डेट में अभी हम केवल कितना ग्रोथ कर पाए, और वो ग्रोथ कर पाए केवल और केवल 4 to 5%, उससे ज्यादा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये ओवर पॉपुलेशन कहीं ना कहीं इसके बीच आपका क्या है, रोड़े का काम करता है, या फिर कह लीजिए कि एक बाउंड्री खड़ी कर देता है, क्योंकि इनको खिलाने की जिम्मेदारी इसी पे होती है। अब आगे आते हैं कंजर्वेशन। अब इतने फैक्टर तो रहे केवल और केवल किसके लिए, जो हमारा फॉरेस्ट्री रिजर्व या लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है, उसके पीछे ये सारे रीजन रहे हैं। अब हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अगर बात करें कि इसी फॉरेस्ट का जो बहुत बड़े लेवल पे डिफॉरेस्टराइजेशन हो रहा है उसको कंजर्व कैसे करें, या जो हमारे वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट रीजन के डिग्रेडेड होने की वजह से जो वाइल्ड लाइफ का डिग्रेडेशन हो रहा है उसे हम कैसे कंजर्व करें, कैसे बचाएं, सेफ करें उसको, उसके पीछे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, कुछ हमारे ट्राइबल सिटीजन्स ने उसके पीछे जो है स्टेप उठाए हैं, कुछ कम्युनिटीज रही हैं जिन्होंने स्टेप उठाए, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं, पहला है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो बहुत बड़े लेवल पे हंटिंग चल रही थी। जो हमारे वहां वाइल्ड लाइफ का जो वो हंटिंग आज से नहीं चल रही थी, बल्कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब कॉलोनियल रूल था उस समय भी बहुत बड़े लेवल पे हंटिंग हो रही थी। उसके बाद आप थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाए, 1960 से लेकर के 1970 के बीच लगभग 10 साल तक इस पे केवल ये चर्चा होती रही कि इसे प्रोटेक्शन देना चाहिए, एक प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। ये 10 साल केवल निकल गए इसी पे डिस्कशन करते समय, ये असेंबली में पास नहीं हो पाया बिल, और आफ्टर 10 ईयर, बल्कि 10 नहीं 12 ईयर कहेंगे कि आफ्टर 12 ईयर ये पास होकर के आया और 1972 में ये इम्प्लीमेंट हुआ है। और आपके वहां ये क्या है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगा हुआ है 1972, जिसके थ्रू आज के डेट में हम जो भी वाइल्ड लाइफ है उसकी हंटिंग हम बहुत बड़े लेवल पे, या फिर हम हंटिंग नहीं कर सकते। इसका एक जीता जागता आपके सामने उदाहरण है, सलमान खान ब्लैक बक के चक्कर में गए थे, अभी कुछ दिन तक जेल भी काटे हैं, तो कहीं ना कहीं इसी प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू उनके ऊपर एक्ट चार्जेस लगे थे, या फिर कह लें कि इसी एक्ट के थ्रू उन्होंने इसी एक्ट का पालन नहीं किया था, जिसकी वजह से उनको पनिशमेंट मिली थी। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, एक चीज जानते रहेंगे कि 1980 से पहले की बात करें तो जो टाइगर्स हमारे वहां हैं, एक तो था हमने पीछे पढ़ लिया एशियाटिक चीता, लेकिन इसमें एक और है, ये वो पीछे तो हमने पढ़ा था एशियाटिक चीता के बारे में जो एक्सटिंक्ट हो चुका था, लेकिन आज के डेट में हम पढ़ेंगे एशियाटिक लायन के बारे में थोड़ा सा, कि जो टाइगर्स हैं या लायंस है। एक चीज और जानते रहिए, ये फैक्ट आपको जानना चाहिए कि केवल भारत ही एक ऐसा जगह है या इंडिया ही एक ऐसी जगह है जहां पे टाइगर और लायन दोनों पाए जाते हैं। पूरे विश्व में ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहां पे दोनों पाए जाते हो। बात करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर ये चलाया गया केवल और केवल इसलिए क्योंकि अचानक देखा गया कि 1960 के बाद जो टाइगर्स हैं उनके पॉपुलेशन में बहुत तेज क्या हो रहा था, गिरावट आ रही थी, या फिर कह लें उनका ग्रोथ रेट बहुत कम हो चुका था, जिसकी वजह से इसके लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक प्रोजेक्ट लाया गया जिससे उनको बचाया जा सके या उनको इंडेंजर जोन में जाने से उनको रोका जा सके। इसके लिए 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर नाम से हमने प्रोजेक्ट लगाया, जिसमें कुछ ही दिनों के अंदर यानी 1973 में लगाने के बाद जिस समय आपके पास 4002 टाइगर्स थे, वो अचानक पूरे भारत में 4002 टाइगर्स थे, वो अचानक बढ़ करके 4332 हो गए। यानी कि कुछ बहुत तेज ग्रोथ उसमें देखने के लिए मिला, केवल और केवल इसी प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से आगे उसमें बढ़ोतरी आज भी जारी है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए चलाया गया, क्या मतलब है इसका, ये जानते रहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। अगर बात कर लें कि टाइप्स कितने हैं या हमारे वहाँ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैटेगरी बनाने के लिए कौन कौन से टाइप बनाए गए हैं, तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। और इस पे अवेयरनेस दिखाने के बाद गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरी बनाई जिसकी वजह से
इस कैटेगरी से हमें बेनिफिट ये मिला कि जो हमारे फॉरेस्ट लाइफ है या फिर फॉरेस्टेड रीजन है उसको कैटेगरी करके और उसको जो है उस पर ध्यान देना बना अच्छे कायदे से कह सकते हैं। नहीं तो उसके पहले क्या था, वैसे ही जैसे चल रहा था चलने दो। अब आज के डेट में क्या किया गया, देखिए फर्स्ट किया गया रिजर्व फॉरेस्ट, जिसमें ज्यादातर मेडिसिनल प्लांट्स हैं या जिसमें बहुत ज्यादा मूल्यवान लकड़ियां हैं, ऐसे समझिएगा कि जिसमें बहुत ज्यादा कह लें कि वैल्यूएबल जो आपके वुड्स हैं, उन सारे फॉरेस्टेड रीजन को हमने क्या किया, उसको रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया, यानी उसको एक दर्जा दे दिया गया कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है हमारे लिए और इसको हम आने वाले फ्यूचर के लिए हम इसको रिजर्व करके रखेंगे जिससे इसका नुकसान होने ना पाए। तो एक कैटेगरी ये बनाई गई और गवर्नमेंट इसके लिए इसको क्या किया, बाउंड्री बना करके या चारों तरफ से बाड़ लगा करके इस तरीके से इसको क्या किया गया, पूरी तरह से रिजर्व किया गया है। इसको आप रिजर्व फॉरेस्ट के थ्रू रख सकते हैं। जैसे सुंदरबन डेल्टा एक रीजन है, ये रिजर्व बनाया गया है, या अलग अलग बायोस्फीयर्स बनाए गए हैं, ये आपके वहां बना करके इसको रखा गया है। दूसरा, या फिर दुधवा नेशनल पार्क देख सकते हैं, इन सभी को ये प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू या रिजर्व फॉरेस्ट के थ्रू रखा गया है। आगे देखते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। सेकेंड आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। इन एरियाज को क्या किया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया। अब प्रोटेक्शन वो किसी भी लेवल पे हो सकता है, या तो बाउंड्री बना करके, वैसे बाउंड्री बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो बल्कि वहां पे कह दीजिए कि फॉरेस्ट पुलिस स्टेशन बना दिया गया है, जिनके निगरानी में उसको रखा गया। उनको ये पूरा चार्ज दिया गया है कि यहाँ से जो डिफॉरेस्टाइजेशन होने वाला प्रोसेस है वो नहीं होना चाहिए और उनके देखभाल में रहता है। उसको हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के थ्रू रखते हैं। अगला है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड क्या है, जिसमें हम रिजर्व या प्रोटेक्टेड नहीं नाम दे सकते, बल्कि अनक्लास्ड का मतलब यहाँ पे ऐसे समझेंगे जिसका कोई क्लास नहीं बनाया गया है, जो कुछ प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू उसको प्रोटेक्शन दिया गया है, या वहां रहने वाले ट्राइबल सिटीजन्स या वहां रहने वाली कम्युनिटीज उसके प्रोटेक्शन देते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो उन फॉरेस्टेड रीजन को अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहते हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश चले जाएं तो मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसे ट्राइबल्स हैं जो उसी फॉरेस्ट में ही रहते हैं और उन पे ही उनका सारा ध्यान रहता है, क्योंकि उनके लाइफ के लिए वो फॉरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। उनका पूरा लाइफ ही उसी पे डिपेंड करता है। सोचिए कि वो मेडिसिनल प्लांट या फिर जो भी हमारी डिमांड है उनको फुलफिल करने के लिए 8 to 10 किलोमीटर उसी आपके फॉरेस्टेड रीजन में ट्रेवल कर जाते हैं और ट्रेवल करके वो मेडिसिनल प्लांट्स वहां से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वहां से ले आते हैं। या फिर हम देखें टिम्बर वगैरह या फिर ये हनी वगैरह के लिए भी वो क्या करते हैं, वो उनका मेन बिजनेस है, वो वहां से जाकर के निकाल के लाते हैं, सारे प्रॉब्लम्स वो झेलते हैं। तो वो क्या है, उनके लिए वो पूरा फॉरेस्ट ही उनका सबसे बड़ा बिजनेस है। इसलिए इस पे सबसे मेन जो है वहां के ट्राइबल्स या वहां की कम्युनिटीज उस पर ध्यान देती है। इसलिए इसको या कुछ प्राइवेट एजेंसियां ले रखी हैं, उनको हायर की हैं, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह हैं जिसमें उनको प्राइवेट एजेंसीज वगैरह अपने अंडर में रखी हैं और उनका देखभाल भी करती हैं और उसका यूज भी करती हैं, दोनों तरीके से। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि जो हमारे कम्युनिटीज हैं वो, और या फिर हम कहते हैं कि ये रिजर्व जो है, जो कंजर्वेशन की बात आती है वो कहीं न कहीं आज के डेट में हमने क्लासिफाई किया है, लेकिन पहले से भी ये चलता आया है। ऐसे ही एक एग्जांपल देख सकते हैं, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट अगर देखा जाए तो ये जो आपके उत्तराखंड साइड में जो बहुत बड़े लेवल पे डिफॉरेस्टेशन गवर्नमेंट के थ्रू भी कुछ प्रोजेक्ट बना करके उस पे लागू किया गया था कि ये एरिया हम डिफॉरेस्टेड करके हम उस पे क्या करेंगे, हम इस पे कोई न कोई आपका प्रोजेक्ट लगाएंगे। उस प्रोजेक्ट को लागू होने के पहले ही जो ही वो प्रोजेक्ट चलना स्टार्ट किया, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट किए, वहां के लोगों ने पेड़ों से जाकर के लिपटना शुरू कर दिया कि पेड़ काटने के पहले या फिर ये ट्रीज को आपको कट करने के पहले हमें काटना पड़ेगा। इस मूवमेंट को वहां के जो आपके कह लें कि वहां की कम्युनिटीज रही हैं या वहां के ट्राइबल्स रहे हैं, उनके द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया था। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम चिपको मूवमेंट के नेम से जानते हैं। दूसरा, बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया।
जो हमारे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं प्लांट्स, उनके कम से कम क्या है सीड्स सुरक्षित रखे जा सकें, उनके लिए एक मूवमेंट चलाया गया जिसको हम बीज बचाओ मूवमेंट के नाम से या बीज बचाओ आंदोलन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही 9 दान्या भी चलाया गया था। इसका भी यही मेन एम रहा है कि क्या किया जाए, जो भी हमारे वहां प्लांट्स हैं नए प्लांट्स और लगाए जाएं और फॉरेस्टेड एरिया को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। अगला एक और टॉपिक है इसमें JFM, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसी फॉरेस्ट रीजन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई JFM, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसमें एक तो वहां के ट्राइबल सिटीजन्स को भी उसमें अटैच किया जाता है, ज्वाइंट में लिया जाता है, प्लस गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उसमें इन दोनों चीजों को कि वहां के ट्राइबल सिटीजन्स को ध्यान में रख करके उनका सहयोग लेकर के बनाया जाता है और तब उस मैनेजमेंट को आगे बढ़ाया जाता है। इसी को हम ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं और ये बहुत बड़े लेवल पे चलता है। एक चीज जानते रहिए, इसको JFM 1980 में सबसे पहले आपके उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपने वहां लॉन्च किया। इसमें वहां के विलेजर्स, वहां के जो कम्युनिटीज हैं उनको क्या किया गया, या वहां के ट्राइबल्स हैं उनको इसमें ज्यादा से ज्यादा अटैच किया गया, जिससे ये मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके और इस मैनेजमेंट के थ्रू, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्टराइजेशन किया जा सके। एक चीज ध्यान रखिएगा, सेकंड चैप्टर आपके अभी तक तो पिछले सेशन के थ्रू अगर देखा जाए या अभी तक का जो हम लोगों के पास सिलेबस आया उसमें सेकंड चैप्टर बात करते हैं कि ये केवल और केवल पीटी में आने वाला है। ये आपका पूरा डिस्क्रिप्शन था, आपको इसका नोट्स मैं भेज दूंगा, उसको अपनी कॉपी में राइट करके और मेरे पर्सनल नंबर पे आप सेंड करेंगे कंप्लीट करके उसे। ओके, नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस।